नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वक्फ कानून बरकरार, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बड़ी जीत तो मुस्लिम समुदाय को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून पर स्टे का आधार नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को मिली बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने किया पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। मंच से आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। नेपाल में नए मंत्रिमंडल का विस्तार, सुशीला कैबिनेट में 3 मंत्रियों को मिली जगह। तो वहीं जेनजी प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की के आवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब पहुंचे राहुल गांधी, बाढ़ पीड़ित किसानों से की बात। ट्रैक्टर भी चलाया, गुरुद्वारे में मत्था टेका। दौरे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। हार के बाद पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, टीम इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया तो भड़क उठा पाकिस्तान। मैच रेफरी पर उठाए सवाल, भारत के खिलाफ दर्ज की शिकायत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि वक्फ कानून से जुड़ी कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के इस कानून के ऊपर मुहर लग गई। जो मुस्लिम पक्ष है, तमाम इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये लोग मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाने गए थे कि ये जो वक्फ कानून जो लाया गया है वो गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस कानून को ही निरस्त कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आधार नहीं होता कि इसको निरस्त किया जाए। हाँ, कुछ चीजों में बदलाव की जा सकती है। जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स मुस्लिम और विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया, वो कुल 11 डिमांड्स थी, जिसमें से 3 बदलाव हुए, बाकी के 8 उसी तरीके के रह गए जैसा कानून में था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस कानून के ऊपर मुहर लगा दी। बदलाव क्या हुआ? बदलाव यह हुआ कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मेन मसला था, कोई चीज डिबेटेबल है, कोई जमीन का टुकड़ा वो सरकार का है या वक्फ का है, ये जो फैसला डीएम के हाथ छोड़ा गया था, उसमें कोर्ट ने कहा कि ये डीएम के हाथ नहीं छोड़ा जा सकता, ये हाई कोर्ट में तय होगा, ये अदालत तय करेगी कि इस जमीन का रियल मालिक कौन है। तो ये एक मसला जो है वो जिसके ऊपर आपत्ति जताई। दूसरा, सरकार की तरफ से यह कहा ही जा रहा था कि भाई हिंदू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हिंदू होंगे, नॉन मुस्लिम जो है वो बोर्ड में होंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 होंगे। लोग इसको कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर सरकार उसको बदलाव किया गया, नहीं, तय हो रहा था। और फैसला आने के बाद शुरू में तो इन लोगों ने खूब जश्न मना लिया। अब मुस्लिम संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी हमें न्याय नहीं मिला है, मतलब हमारी हार हो गई, अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा, मतलब अभी और धरना प्रदर्शन ये लोग करेंगे। अब बिहार में चुनाव है, अब देखना होगा कि आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी किस तरीके से अब दोनों ही बातें को एक साथ लेकर चलती है। जी, अब बात पीएम मोदी की। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। इससे पहले आज पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचे। पीएम ने आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अपने दौरे के दौरान पीएम ने बिहार को 40,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दलों ने बिहार को कभी गंभीरता से नहीं लिया और अब राज्य के विकास को देखकर बौखलाए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता
बिहार की तुलना बीड़ी से कर राज्य को बदनाम करने में जुट गए हैं। सर, चुनाव से पहले बिहार को इतनी बड़ी सौगात, इसका असर नतीजों में क्या पड़ेगा? देखिए, बहुत बड़ा काम हुआ है। बिहार जैसे गरीब और बैकवर्ड स्टेट के अंदर आज आप देखिए कि कितने सारे एयरपोर्ट्स हो गए, चार, एक गया में, पटना में, दरभंगा में, और अब ये पूर्णिया के अंदर। मतलब बिहार में आप कहीं भी हो, 2-3 घंटे के सफर में आपको एयरपोर्ट मिल जाता है। तो बहुत बड़ा काम बिहार के लिए हुआ है। लेकिन ये कहाँ हो रहा है? ये सीमांचल के क्षेत्र में हो रहा है, मुस्लिम बहुल इलाके में। मतलब कई सारे मैसेजेस एक साथ दिए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी हों और वहाँ विपक्ष को बख्श दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। और इसलिए ये जो आज 40,000 करोड़ का सौगात, एयरपोर्ट, तो इसका जो असर होगा, ये मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, ये जो इलाका है सीमांचल और गंगा के इस पार 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जी, अब बात नेपाल की। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। सुशीला कैबिनेट में रामेश्वर खनाल, कुलनाम घिसिंग और ओम प्रकाश आर्यल को अंतरिम सरकार में जगह मिली है। साथ ही सुशीला कार्की ने ऐलान किया है कि हिंसा में जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिवारों को 10 लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी। साथ ही एक खबर यह भी सामने आ रही है कि जनजी प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की का इस्तीफा मांग लिया है। वो कैबिनेट विस्तार को लेकर नाराज है। प्रदर्शनकारियों के पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी करती हुई तस्वीरें भी सामने आई। जनजी आंदोलन के नायकों में शुमार रहे सुदन गुरुंग ने पीएम सुशीला कार्की के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिसको मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर आया हूं, उसको बाहर निकालने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। अब सुशीला कार्की के फैसलों का ही विरोध हो रहा है। क्या उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है ये गुरुंग जैसे लोग ये शांति नहीं चाहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया और प्रेस वालों के साथ ही मारपीट, हाथापाई इन्होंने शुरू कर दिया। ये भीड़ है, ये भीड़ तंत्र है। ये इस तरह के लोग किस बात के लिए? भाई 3 लोग हुए, आपको प्रॉब्लम किस पे हो रहा है? जो होम मिनिस्टर बना है, इस तथाकथित जेएनजी का लीडर कौन था? आप तो पीछे पीछे आए। सारे लोग तो वो बालन के साथ जो थे, जो रैपर, जो काठमांडू का मेयर है, ये जो ओम प्रकाश साहब हैं जिनको बनाया गया होम मिनिस्टर, वो उसके वकील हैं। आपको अपना आदमी चाहिए। आप खुद बनना चाह रहे थे, आप बन नहीं पाए, तो अब आप पूरे के पूरे नेपाल को अस्थिर करना चाहते हैं। तो ये तो अभी चलता रहेगा। हिंसक प्रदर्शन, हिंसक आंदोलनों से बनाई गई सत्ता कभी पीसफुल और स्टेबल नहीं होती है। ये इतिहास है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि कोई हिंसा के आधार पे हमने आज़ादी नहीं ली। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत हमने आज़ादी ली, इसलिए हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेटिक है। जो देश लड़ झगड़ के इस तरह के आंदोलनों से, हिंसा से, आगजनी से जिन्होंने आज़ादी ली, वो देश कभी डेमोक्रेटिक रहा नहीं। अभी सुशीला कार्की को इस तरह के एलिमेंट्स को डील करना पड़ेगा और वहाँ की आर्मी की रोल वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि इस तरह के सुदन गुरुंग जैसे लोगों को बाकायदा कंट्रोल में कैसे किया जाए, इसकी तरकीब निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज शांति लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। अमृतसर पहुंचने के बाद वो अजनाला के गोनेवाल गांव गए और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर नुकसान का जायजा लिया। गोनेवाल गांव अजनाला के उन कई इलाकों में से एक है जो बाढ़ के पानी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके बाद राहुल गुरदासपुर के एक बाढ़ प्रभावित गाँव में ट्रैक्टर से पहुंचे। साथ ही पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व के साथ गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बुड्ढा साहिब
साहिब जी में मत्था भी टेका। राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर बीजेपी ने सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि देश में 8 राज्यों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों की गठबंधन सरकारें हैं। अभी तक उन्होंने पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्या क्या किया है? क्यों पहुंचे पंजाब राहुल गांधी? भाई रील बनवाना था, फोटो खिंचवानी थी, है अच्छा रील बन गया, पैदल भी चल लिए। भाई कोई आदमी पैदल चल रहा है, इज इट ए न्यूज? मतलब राहुल गांधी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते आप कि वो कई गांव में पैदल चल सकते हैं। ट्रैक्टर चलाया, किसान का बेटा तो बनना है, तो ट्रैक्टर चला लिया। तो ये जो एक गोविंदा की फिल्म आई थी ना, राजा बाबू, जिसमें घर घुसते ही सब तरह के फोटो जो है लगे हुए होते थे, पायलट का भी, आर्मी पर्सनल का भी, वकील का भी, इंस्पेक्टर का भी, वही रोल है राहुल गांधी का। कब पहुंच रहे हैं आप? जब बाढ़ निकल गए तब। जिस समय बाढ़ था उस समय आप कहाँ गए हुए थे? मलेशिया गए हुए थे, हैं? मलेशिया में वहां पे आनंद उठा रहे थे लोग, यहाँ करा रहे थे। ये गए नहीं। इनको हाथ जोड़ करके पंजाब कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि आइए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले साल चुनाव है, हमारे हाथ कुछ नहीं बचेगा। ये बादल साहब बहुत तगड़ा मेहनत कर रहे हैं, आरएसएस वाले आ गए हैं, ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये मजबूरी में इनको राजनीति करनी पड़ती है। मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी इज ए गुड पर्सन, ही इज नॉट जस्ट फिट फॉर पॉलिटिक्स। उनको छोड़ दीजिए। क्यों इतना अत्याचार जो है कांग्रेस के लोग, सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोग जो है राहुल गांधी के ऊपर, इट इज नॉट हिज कप ऑफ टी। राजनीति उनके बस की नहीं है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत ने एशिया कप के ग्रुप ए के हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। लेकिन नतीजों से ज्यादा सुर्खियां मैदान के बाहर हुई जब भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने मैच के बाद हैंडशेक करने से इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर किया है। मैच शुरू होने से पहले टॉस के दौरान भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाना जरूरी नहीं समझा। यहां तक कि भारत ने अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया था। अब भारत के इस रवैये को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी तो हो ही रही है, पर पाकिस्तान भड़क भी गया है। भारत के इस फैसले को खेल भावना के विपरीत बताया गया और पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराने का फैसला भी किया है। इतना ज्यादा भड़क गया क्यों पाकिस्तान? देखिए, जो हिंदुस्तान के लोग चाह रहे थे वही होने वाला है। पाकिस्तान वाले मूर्ख तो हैं, बेइज्जती तो करवाई ही। खराब खेलते हैं, खराब टीम है, कमजोर टीम है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मूर्खता कर देंगे ये पता नहीं था। इन्होंने आईसीसी के साथ सामने जो है उन्होंने कंप्लेन रखा है कि मैच रेफरी को हटाओ, वरना जो अगला मैच है उनका यूएई के साथ, शायद 21 तारीख को है, मैं तो उतना फॉलो करता नहीं हूँ क्रिकेट को, वो नहीं खेलेंगे। वो ये कह रहे हैं कि मैच रेफरी को हटाइए वरना हम नहीं खेलेंगे। कहाँ लेकर के गए? आईसीसी के पास। तो उनको थैंक यू बोल दिया जाए। वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो, मैच जीतोगे नहीं, हारना तुम्हारा तय है। तो ये अपने आप हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? वो इसलिए कि ये लोग नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। एक तो ये मैच खेलना नहीं था, 3 पॉइंट दे दिए होते कि ले जाओ, तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। हिंदुस्तान अगर 3 पॉइंट दे भी दे उसको, तो भी हम अपने आराम से फाइनल में पहुंचते। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बेइज्जती की, हाथ वाथ तो मिलाया नहीं गया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई कि सारे खिलाड़ी जो है वो अपने इंडिया वाला जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर गए, और ये बेवकूफ पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने के लिए वो उधर आ गए। तो जो टीम के साथ जो कोई स्टाफ होता है वो देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर सारे हाथ मिलाने के लिए वो दरवाजा ही बंद कर दिया और वापस लौटा दिया। लेकिन ये सारी खबरें बाहर आ गई तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव है। पाकिस्तान की मीडिया में ये सारी चीज़ें हुई कि मैं हाथ नहीं मिलाया, बेइज्जती कर दिया, एक तो हराया भी और उसके बाद बेइज्जती भी कर दी। तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर सारे लोग बोले, इतने बेगैरत हो गए हो तुम, खेलना जरूरी है, हारना भी है और बेइज्जती भी करानी है। तो वो प्रेशर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पड़ा, तो वो अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए गए हैं आईसीसी। आईसीसी की तरफ से अगर ये फैसला ले लिया गया कि रेफरी नहीं हटेगा, तो वैसे भी इनको जो है टिकट कटा करके वापस
कराची या लाहौर जहां जहां इनका घर है वहां पे आना जी, होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।